लेकिन अब बात करेंगे टुडेज ट्रेड की, यानी एक स्टॉक जो कि आज परफॉर्म कर सकता है इंट्राडे में। टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों के आधार पर स्टॉक का चुनाव किया गया है। कौन सा ये शेयर, वीरेंद्र से जान लेते हैं। बताइए वीरेंद्र, कौन सा स्टॉक है? देखिए, आज हमने बिल्कुल जाना माना स्टॉक, लोगों का मन पसंदीदा स्टॉक, और आप जहां पे अपने पैसे सबसे ज़्यादा रखते हैं वही स्टॉक होगा आज का टुडेज ट्रेड है। आज का टुडेज ट्रेड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, कोई वजह है इसको मैंने पिक किया। पहली बात तो शुक्रवार को मैं इसको बारीकी से देख रहा था। देखिए, अगर मैं शुक्रवार का सेशन निकाल दूं ना एक सेकंड के लिए बाहर, जरा एक बार वीकली चार्ट्स पे आ जाइए इसके। जरा शेयर 200 डेमा के ऊपर बंद हुआ। मैं ये डेली चार्ट से बात कर रहा हूँ कि शेयर अपने 200 डेमा के ऊपर बंद हुआ। इसने ओपनिंग उसके नीचे दी, यानी ब्रेक्जिट फैक्टर के चलते, लेकिन एकदम से आखिरी में जाते आते अपने 200 डेमा को रीगेन करके बंद हुआ। एक और चीज़ याद रखिए, इसमें एक और बड़ा पॉजिटिव क्रॉसओवर डेवलप हो रहा है डेली चार्ट्स पे। वो ये कि लंबे समय बाद, यानी सितंबर 2015 के बाद पहली बार आपका 100 डेमा को 50 डेमा ऑन डेली चार्ट्स नीचे से ऊपर काट रहा है। दैट इज अ पॉजिटिव क्रॉसओवर। एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैं, शुक्रवार के आप वॉल्यूम्स देखिए। शुक्रवार के वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट बीते 10 दिन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम थे। और आप जाके कंपेयर करिए 5 मिनट चार्ट्स को, देखिए किस तरीके से। देखिए, जैसे बाजार शुक्रवार को कमज़ोर खुला, ये स्टॉक आया नीचे, खुला 208 के पास, फिर एकदम से बाइंग आई 212 पे गया, फिर दूसरे ट्रांच में जब सेल ऑफ आया तो 203, फिर अगर आप देखें बाय करके 212 के स्तर पे। खैर, ये बात बहुत छोटी मोटी बातें हैं जो मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ डेली चार्ट्स पे। लेकिन मैं एक चीज़ फोकस करना चाहूँगा। देखिए, ये 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक आपको ना अगर मीडियम टर्म, लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से एसबीआई को देखना है तो जाइए वीकली चार्ट्स पे जाके देखिए। वीकली चार्ट्स में आपको बताता हूँ मैं, पिछला हफ्ता, उससे पिछला हफ्ता, उससे पिछला हफ्ता, उससे पिछला हफ्ता, यानी करीब करीब 5 हफ्ते का जो वॉल्यूम है, औसत अगर मैं उसका निकालूं, एवरेज ऑफ लास्ट 5 वीक वॉल्यूम्स, वो 2012 के सेकेंड हाफ, यानी सितंबर 2012 के बाद के अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम है कंसेक्यूटिव बेसिस पे। यानी बीते 5 महीने में जितने माफ कीजिएगा 5 हफ्तों में जो वॉल्यूम्स रहे हैं वीकली चार्ट्स पे, वैसे वॉल्यूम्स, उतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स अब तक हमने बीते 3-3.5 साल में नहीं देखे हैं। ये एक इंडिकेशन है। देखिए, 150 का क्रॉसओवर, 200 डेमा के ऊपर क्लोज होना, डिलीवरी वॉल्यूम्स का स्ट्रॉन्ग होना, साथ ही साथ 5 हफ्तों से वॉल्यूम्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना, याद रखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस का एक इंडिकेशन है। शायद ये आपका स्टॉप लॉस, अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हैं तो कल ट्रिगर भी हो सकता है, नो डाउट हो सकता है अगर बाजार में पैनिक हुआ। लेकिन ये जिस अप्रोच के साथ चल रहा है ना, वो बड़ी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। एंड स्पेशली जो वीकली फैक्टर है ना इस पर, वो काफ़ी अगर आप देखें क्रिटिकल है। अभिजीत, ये वीकली वॉल्यूम्स देखिए 5 हफ्तों के, और मैं इसको कंपेयर कर रहा था 2013 से लेकर 2012 के बीच में, इतने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम्स कभी नहीं थे। क्या कर रहा है एसबीआई? Viren, it's a good pick actually because State Bank of India ने काफ़ी sharply in the last 4 to 5 weeks have bounced back 165 back to 212, काफ़ी अच्छा move रहा है। I completely agree with you कि इस स्टॉक को थोड़ा वीकली और मंथली चार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, ना कि फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज ऊपर में 220-230 का जो रेंज है, दैट्स अ रियली स्टिफ रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक। अगर आप वीकली चार्ट्स देखोगे, अर्लियर 220-230 का जो रेंज था, इट यूज्ड टू एक्ट एज अ वेरी गुड सपोर्ट। व्हेन प्राइसेस जनरली कम्स बैक टू अर्स्टवाइल सपोर्ट, वहाँ पे उनको बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस मिलता है। सो आई थिंक एसबीआई धीरे धीरे रेडी हो रहा है कि ये 220-230 का जो रेंज है, इसको टेक आउट करके प्रॉबली टेक इट आउट ऑन द अपसाइड एंड गो फर्दर अप। मोमेंटम फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा स्ट्रेच्ड है, सो आई थिंक प्रॉब्ली यहाँ पे थोड़ा थक जाएगा। बट फ्रॉम एन इंटरमीडिएट टू मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर डेफिनेटली नजर रखना चाहिए। जी गौरांग, गोल्ड लोन फाइनेंसिंग कंपनीज में एक जोरदार मूव देखा हमने फ्राइडे के सेशन में। मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस अच्छी मजबूती लेकर ये स्टॉक क्लोज हुए, और इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में ही नहीं, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फोर अर्निंग्स और अर्निंग्स के बाद से ही कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में ये स्टॉक रहे हैं। 100% से ज्यादा का मूव दे चुके हैं मन्नापुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स। अभी स्ट्रैटेजी आपकी क्या है? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो यही हैं कि जो FY17 की भी जो ग्रोथ रहेगी वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी इन कंपनियों की, लेकिन इतना चलने के बावजूद भी क्या ये वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहे हैं? और ऑलरेडी जो निवेशित हैं उन्हें क्या यहाँ आकर पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए, या फिर अभी भी स्टीम बची इन शेयरों में? देखिए, एक सवाल ये उठता है दीपाली के, आपको कितना मुनाफा चाहिए आपके निवेश के ऊपर शेयर बाजार से। अगर आप बैंक एफडी की बात करते हैं तो 8% या 7% के आसपास आपको सालाना रिटर्न मिलता है, और हम हमेशा कहते हैं कि आपको 15-20% का अगर रिटर्न मिलता है शेयर बाजार से किसी भी निवेश में से,
तो आपको मुनाफा बुक करना चाहिए। तो ये तो निर्भर होता है हर एक निवेशक के ऊपर कि उनको कितना निवेश चाहिए। ये दो कंपनियों पर विशेष रूप में मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, मेरी याददाश्त शायद थोड़ी मुझे साथ नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, NBFCs में मैं अलग अलग हिस्सों में अगर बांटना चाहूँ तो एक तो है HFC यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, दूसरा है MFC यानी कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी, और तीसरी कंपनी है कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी। तो मैं इन तीनों में से कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस कंपनी को ज़्यादा तवज्जो दूंगा। गोल्ड लोन कंपनियों में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है क्योंकि ज़्यादातर पोर्टफोलियो इन दोनों ही कंपनियों का गोल्ड लोन पर है, ऐसा मैं मानता हूँ। LIC हाउसिंग, कैनफिन होम्स, GIC, DHFL, ये कुछ पसंदीदा कंपनीज हैं हमारी कवरेज में हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र से। और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में हमें लग रहा है कि SKS माइक्रो फाइनेंस और हाल ही में लिस्टेड कंपनी और बेहतरीन 2 गुना रिटर्न दे चुकी कंपनी है उज्जीवन। अच्छे बारिश का मौसम भी एक बड़ा ट्रिगर होता है MFC सेगमेंट को लेकर के, तो मैं मानता हूँ ये पसंदीदा आपकी चॉइस होनी चाहिए। जी हाँ, चलिए जैसे हमने कहा ना सुबह, हम बात करेंगे एग्जैक्टली इसी प्रोस्पेक्टिव से, व्हाट टू बाय एग्जैक्टली आफ्टर ब्रेक्जिट और व्हाट टू सेल। बाय की थीम में अब लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं। जरा लॉजिस्टिक्स को दिखाइए, शुक्रवार को जहां ट्रेडर्स एक्टिव थे, याद रखिएगा क्या खरीदे थे ट्रेडर्स की चॉइस क्या थी। कहती कैन यू बिलीव, जरा इंटरडे चार्ट्स पे आइए शुक्रवार के प्लीज एक बार। 145 लो, 166 हाई, 166 पे ही क्लोज हुआ। ये क्या होता है, ये क्या, ये देखिए, ये इसको डिफाइन कर सकता हूँ मैं शब्दों में, एक मजबूत स्टॉक को बाजार छोड़ने को तैयार नहीं था। कोई भी मैटर था, आई मीन जो भी ग्लोबल इश्यूज थे, ठीक है होंगे, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अभिजीत, आई मीन मैं वाकई सरप्राइज था सिकाल, AJ6 गति को देख के। ये हुआ क्या और एग्जैक्टली आप क्या पकड़ेंगे इसमें से इस वक्त? Viren, when you're talking about Gati, I would, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके मंथली वॉल्यूम्स, इट्स जस्ट 1 more week to go, इसके मंथली वॉल्यूम्स देखिए, इट्स एट इट्स लाइफ हाई ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो काफ़ी कुछ हो रहा है गति में एट दिस रेंज। आई थिंक स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर गेटिंग इनटू दिस स्टॉक, precisely keeping in mind कि ये स्टॉक था कहाँ पे, it was close to that 290s, 300 and from a range of 100 to close to 166। मुझे लगता है कि the kind of volumes I've seen इसमें काफ़ी अच्छी तरह से accumulation हुआ है। caveat the point is इसके जो दिसंबर 2015 के हाइज है 180 के आसपास, वहीं पे इसको रेजिस्टेंस फिर से मिल रहा है। ये जो मूव रहा है 100 to 160, ये काफ़ी वन वे रहा है। सो मतलब momentum, the pace at which the price has gone up is kind of stretched। तो अपने को यहाँ पे 175, 180, 85 के रेंज में प्रॉब्ली शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। बट आई सेंस दैट इतने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अगर ये स्टॉक मूव कर रहा है तो प्रॉब्ली इट इज़ आइंग मच हायर अपसाइड्स। सो 180 का ब्रेकआउट विल मीन सिग्निफिकेंट फॉर द स्टॉक। जी, तो लॉजिस्टिक स्टॉक्स चले थे शुक्रवार के सत्र में भी और आज वापस एक्शन में रह सकते हैं। लगातार बायर्स का फोकस रहा भी इन स्टॉक्स पर। लेकिन अभी कुछ देर पहले शो की शुरुआत हमने बात की भी थी कि ब्रोकरेज हाउसेस किन स्टॉक्स के साथ कंफर्टेबल हैं, और संदीप ने बताया भी था कि ऑटो स्पेस से हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर असर नहीं होगा ब्रेक्जिट का। लेकिन मारुति सुजुकी एक ऐसा शेयर जरूर रहा है जिसको लेकर चर्चा रही है ग्लोबल डेवलपमेंट्स को लेकर, क्योंकि कंपनी डिसेंट एक्सपोर्ट करती है यूरोप में। और क्या ब्रेक्जिट का कोई इंपैक्ट होगा कंपनी पर, ये हमने जानने की कोशिश की और मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गव से बातचीत भी हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रेक्जिट का कंपनी पर कोई खास असर नहीं होगा। कंपनी का एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन को पहले की तरह ही जारी रहेगा। देखिए, ऑटो सेक्टर का जहां तक सवाल है तो मारुति पे तो कोई इसका असर खास होना नहीं है, क्योंकि हम EU को एक्सपोर्ट करते हैं, वो EU को एक्सपोर्ट करते रहेंगे और UK को थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट होता है, वो होता रहेगा, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरूर है कि अगर उनकी करेंसी कमजोर रही, जैसे अब तक नजर आ रहा है कि एकदम गिर गई, पाउंड की वैल्यू गिर गई है जी, तो उसका कोई प्राइसिंग वगैरह में जरूर फर्क आ सकता है। बट वो देखना पड़ेगा आगे चल के करेंसी किस लेवल पे स्टेबलाइज होती है, क्योंकि पहले दिन तो एक किस्म का नी जर्क रिएक्शन होता है और ये स्टेबिलिटी इन चीजों में कुछ समय बाद ही आ पाती है। इमीडिएटली यू कांट से कि दिस इज लॉन्ग टर्म।